पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ चुकी हैं, जैसे कि मान लो केमिकल फिजिकल चेंजेस या फिर मैटर क्या होता है। तो मैंने तब भी आपको एक इंट्रोडक्शन सा दिया था कि मैटर के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो वो क्या होता है एक्चुअली, समथिंग जो स्पेस घेरे, जो स्पेस को घेरता है और एक मैटर अमाउंट ऑफ बॉडी यानी कि मास कंटेन करता है। सो जब हम मैटर्स को फर्दर डिवाइड करते हैं, देखो जैसे कि सब्सटेंसेज हुआ, मैटर यानी कि कोई भी सब्सटेंस हुआ, अब ये सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में डिवाइडेड होता है, ठीक है। मैटर बोलो तो ऑब्वियस सी बात है, मैटर जो होगा वो आपके स्टेट्स में डिवाइड होगा, फिजिकल स्टेट्स उसके जो जो हैं। ओके, सो ये इंटायर क्या कहते हैं, हम पूरा का पूरा जो हमारा वर्ल्ड है उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेज आर प्रेजेंट, राइट। सो हाउ कैन वी स्टडी डिफरेंट सब्सटेंसेज, तो हमने उसका क्लासिफिकेशन किया प्योर और इम्प्योर में। क्लियर है। जब हम प्योर में कर रहे हैं तो प्योर में हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स गए, फिर एलिमेंट्स को फर्दर हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन किया, दैट इज डिफरेंट। अब जब उसके माइन्यूट से और लोअर लेवल पर गए तो हमें एटम्स मॉलिक्यूल्स दिखे, फिर जब हम एटम मॉलिक्यूल से भी लोअर में गए तो हमें क्या दिखाई दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हम लोग इतना डीप जा चुके हैं एंड वी स्टडी ऑन दैट ऑल्सो, हम लोग ने बहुत सारी स्टडी उसके ऊपर कर रखी है। सो वी विल स्टडी दिस इंटायर प्रोसेस और दिस इंटायर कंटेंट इन दिस चैप्टर, ठीक है। इसमें क्या है, आपका एलिमेंट्स भी है, कंपाउंड्स भी है, मिक्सचर्स भी है, ठीक है। यानी कि हम प्योर सब्सटेंसेस भी पढ़ेंगे और हम इम्प्योर सब्सटेंसेस भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप इस को देखो, ऑल सब्सटेंसेस इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म और इवन स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, एंड मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्सटेंस गए, ठीक है। सब्सटेंस के बाद हम और लोअर डिविजन्स में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर मॉलिक्यूल से जब हम लोअर डिवीजन में जाएंगे तो हमें मिलेगा एटम्स, और फिर एटम से जब जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है ना। ओके, अब देखो ये सब इतने छोटे होते हैं, इनकी साइज़, जैसे कि आप अप्रॉक्सीमेटली अगर एटम की साइज़ देखो तो 10⁻15 मीटर होती है। अगर हम उसके भीतर के न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखने जाएँ, एटम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें 10⁻−10 मीटर की होती है, ठीक है। ये एमस्ट्रॉन्ग हो गया, ये फर्मी लेवल पर हो गया, so they are not easy, ठीक है। now substances are classified as pure substances and impure substances. when I am saying pure substances, that means I am saying about the elements and compounds. okay, when I am saying elements, then I am saying metals, they either be metal, they either be non metal, metalloids भी हो सकते हैं, non metals भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मेटल्स किसे कहते हैं, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं ना, लोहे के कढ़ाई या बर्तन हम लोग के घर में यूज़ होते हैं, या लोहे के कील यूज़ होते हैं, ठीक है। कॉपर, ये जो आपके फ़ैन वगैरह में कॉइलिंग होती है, ये सब क्या होता है, कॉपर का होता है। इवन आजकल तो पीने के जग या घड़े भी दैट आल्सो यूज बाय कॉपर ओनली, ठीक है। अब नॉन मेटल्स में आ जाओ, नॉन मेटल्स की जब बात करते हैं तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है, ये दोनों तो गैस है एंड दे आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर। कार्बन, कार्बन क्या है, कार्बन बेटा अगर आप देखोगे तो कार्बन एज एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में कागज वागज ये सब क्या है, प्लास्टिक वगैरह ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन्स ही तो है। अब हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन प्रेजेंट है, जैसे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड भी देखते हो तो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2 होता है। लेकिन क्या ये CO2 आपका C क्या है, इस CO2 में C क्या है, कार्बन ही तो है। तो ये कार्बन क्या है, एक्चुअली में नॉन मेटल है। अगर हम प्योर फॉर्म में कार्बन देखना चाहें तो आप जो ये अंगूठियाँ हीरे की होती है ना, या आप हीरा सिंपल भी देखोगे, डायमंड, दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। इवन आपके जो पेंसिल की लीड्स होती हैं ब्लैक कलर की, जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं, दैट इज ऑल्सो प्योर कार्बन। सो दिस आर प्योर कार्बन। नाउ कम टू मेटालाइट्स। मेटालाइट्स में जैसे कि सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये जो आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज़ करते हो उसमें क्या मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन, आर्सेनाइड, आर्सेनिक, ये सब क्या होते हैं, ये सब मेटालाइट्स होते हैं। फिर आ जाओ नोबेल गैस में। नोबेल गैसेज में हीलियम, नियॉन, ये जो आपका पीरियोडिक टेबल मैं आपको दिखाऊंगी, इस पीरियोडिक टेबल के इस साइड में जो होता है ना सबसे किनारे वाला, वो होता है आपका क्या, नोबेल गैस। नोबेल गैस यानी कि वो रिएक्टिव नहीं होते, नोबेल यानी कि अनरिएक्टिव टाइप ऑफ थिंग्स नोबेल है। क्लियर। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ऑल दिस। अब देखो कंपाउंड्स में, कंपाउंड्स या तो इनऑर्गेनिक हो सकते हैं या तो ऑर्गेनिक हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या है वो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जैसे आपका शुगर हो गया, चीनी हो गया, चीनी में क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग खा रहे हैं, आप लोगों को बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज दोनों है, कार्बन है उसमें, हाइड्रोजन है उसमें, ऑक्सीजन है उसमें। क्लियर। ऑर्गेनिक में जितने भी प्रोटीन्स है हमारे बॉडी में, ठीक है, डीएनए मटेरियल क्या होता है, प्रोटीन से बना होता है, तो ऑल द प्रोटीन्स आर आवर ऑर्गेनिक। लेकिन जैसे ही हम इनऑर्गेनिक में आते हैं तो इनऑर्गेनिक में हम लोग कार्बन को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर हम कार्बन को छोड़ के देखें तो हमारे पास वाटर है, सॉल्ट है, जो कि इन मेटल्स, नॉन मेटल्स, इन सब से मिले बने। सॉल्ट का अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करें, कॉमन सॉल्ट की बात करें तो कॉमन सॉल्ट क्या हो जाएगा,
NaCl, सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया बेटा जी, ठीक है, ये क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया। सिमिलरली H2O, H2O क्या है, एक कंपाउंड है जिसमें H के 2 है और ऑक्सीजन के 1 है। क्लियर। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर सब्सटेंसेज, आई एम टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. What are elements? Elements are further divided into 4: metals, non-metals, metalloids, noble gases. And compounds are divided further in inorganic and organic. Okay, is it clear? Next see pure substances. When I am talking about pure substances, that means ki they have same kind of atoms. Okay, they have same kind of atoms, or you can say they have same kind of molecules but have some different properties. If I am saying they are molecules, then they have perfect properties and perfect proportional of different kind of atoms. Clear. But when I am talking about only atoms, they have only one kind of atom and they have some specific properties also. Clear. So both elements and compounds are what, they are pure substances. Clear. साथ ही साथ वो होमोजीनियस होंगे बेटा, वो क्या होंगे, होमोजीनियस. व्हाट आई मीन टू होमोजीनियस, होमोजीनियस जस्ट मीन दैट कि वो एक ही स्टेट में कंटेन करेंगे. जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि आपका ऑक्सीजन एक क्या है, एटम है. ओके, कार्बन आपका एक एटम है. क्लियर. लेकिन यही ऑक्सीजन जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है तो किस में हो जाता है, O2, 2 एटम जुड़े हुए रहते हैं. अच्छा, इवन जब हम इन दोनों को मिक्सचर बनाते हैं तो हमें मिलता है CO2. CO2 इज व्हाट, मॉलिक्यूल. क्लियर है. CO2 क्या है, मॉलिक्यूल है. सो बेटा जी हम ये कहेंगे कि CO2 एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में है, डेफिनेट प्रपोर्शन में है, यानी कि कोई भी एटम कम ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है. तो या तो वो सेम होंगे या तो वो डिफरेंट एटम से मिलके बने होंगे, यानी कि एक तो या तो एटम हो सकता है या तो एक मॉलिक्यूल हो सकता है, बट तीनों क्या है, होमोजीनियस. क्या है, होमोजीनियस, एक ही होंगे. ये पूरा का पूरा जितना भी कंटेन करेगा उस जगह पर CO2 गैस, वो सबके सब गैसियस फॉर्म में ही होंगे. कोई सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में नहीं हो सकता, या कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं हो सकता. ओके, क्लियर है. वो होमोजीनियस होते हैं. सो प्योर सब्सटेंसेज आर व्हाट, प्योर सब्सटेंसेज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड they are homogeneous, their composition is uniform. ये their composition is uniform throughout the bulk. यही मैंने कहा. तो आपका entire thing क्या है, सेम है. entire thing क्या है, पूरा का पूरा CO2 ही है. क्लियर है. तो एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स एंड कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स हमेशा सेम काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं, जबकि कंपाउंड जो होते हैं वो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बने होते हैं. क्लियर है. तो अगर मैंने बोला कि यहाँ पर एक कंपाउंड मौजूद है, तो आप बोलोगे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे किसके होंगे, CO2 के होंगे. या अगर मैंने बोला यहाँ पे लोहा मौजूद है तो उसमें सारे के सारे एटम्स किसके होंगे, आयरन के ही होंगे, आयरन के ही होंगे. ठीक है. क्लियर है. अब देखो नेक्स्ट आपका इम्प्योर सब्सटेंसेस. इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं बेटा जी, इम्प्योर सब्सटेंसेस या तो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को मिलके बना होता है. इनका कोई भी फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता, वो बस दोनों को मिक्स कर देते हैं किसी भी प्रपोर्शन में. ठीक है. उनकी कोई डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं. इवन अगर वो मिक्सचर बन गए हैं तो कभी कभार क्या होता है, हम मिक्सचर्स को अलग भी कर सकते हैं उसके जिन जिन एटम से वो बने होते हैं. जैसे कि मान लो अगर मैं आयरन के रस्ट को, ठीक है, लोहे के चूरन को एक जगह पे लूँ और वो मैं चाय की पत्ती से मिला दूँ, दोनों ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन आप जैसे ही मैग्नेट लाओगे ना तो आपके आयरन नस चिपक जाते हैं और चाय की पत्ती अलग रह जाती है. सो आई कैन सेपरेट देम, आई कैन रिटेन द ओरिजिनल आवर मिक्सचर रॉ मटेरियल्स. ठीक है. सो इसका मतलब क्या है कि या तो वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं या तो वो हिट्रोजीनियस भी हो सकते हैं. ठीक है. जैसे कि आप तेल और पानी को मिला दो तो वो क्या बनाएंगे बेटा, वो बनाएंगे मिक्सचर. भले ही दोनों अपने सेम लिक्विड स्टेट में है फिर भी दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं. एक की डेंसिटी कम है, एक की डेंसिटी ज़्यादा है. या आप लिक्विड में कोई बड़ा सा आप कोई सॉल्ट डाल लो, एक लिक्विड है एक सॉल्यूशन है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हो. ठीक है. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप होमोजीनियस ही बनाओ, आप हेट्रोजीनियस भी बना सकते हो. हेट्रोजीनियस यानी कि जो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो आपका मिक्सचर में क्या होता है, ना ही डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, ना ही डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती है. उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वापस उसको लाया जा सकता है, रिटेन किया जा सकता है. और इनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होता है थ्रू आउट बल्क में. जैसे कि एयर हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गई, सैंड हो गया, स्टोन हो गया, ये सब 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 आपके किसके एग्जाम्पल है, इम्प्योर सब्सटेंस के. किसके एग्जाम्पल है बेटा, इम्प्योर सब्सटेंस के. क्लियर है.
अब हम लोग एलिमेंट्स में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में डिफाइन किए गए हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि आज तक मिलियन और मोर सब्सटेंसेस जो है इन्हीं एलिमेंट्स से बनाए जा चुके हैं। ठीक है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिमिटेड नंबर है, क्लियर है? ऐसा नहीं है कि वो हज़ारों है, लिमिटेड नंबर है। लेकिन इस लिमिटेड नंबर होने के बावजूद भी हम मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस बना चुके हैं, इवन मोर देन मिलियंस। क्लियर? तो जो एलिमेंट है वो किसी भी प्योर सब्सटेंस का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो एलिमेंट्स मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक ही काइंड ऑफ एटम्स के मिले बने होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे आयरन लिया और यहाँ पे मैंने Ag ले लिया, मतलब सिल्वर ले लिया, तो ये जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिल्वर के ही एटम्स होंगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन्स के ही एटम्स होंगे। दोनों का मिक्सचर कभी नहीं होगा, यही मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ। क्लियर है? इन दोनों का मिक्सचर कभी नहीं होगा अगर ये एलिमेंट्स हैं तो। अगर ये एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट्स में क्या होगा? ओनली वन काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट, और साथ ही साथ प्योर फॉर्म सब्सटेंस का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? एलिमेंट होता है। तो आप कह सकते हो कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम। क्लियर है? अब देखो क्या है कि रॉबर्ट बॉयल जो है वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिसने एलिमेंट को टर्म दिया। ठीक है, जबकि एंटोनी लॉरेंट लोवोसियर जो थे वो पहले थे जो कि एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट को बताया। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? मतलब कि हमने बताया दो साइंटिस्ट यहाँ पर है, एक आपके रॉबर्ट बॉयल और एक आपके एंटोनी लॉरेंट लोवोसियर। ठीक है, इन दोनों में क्या है कि इसने तो पहले नाम दिया, मतलब फर्स्ट टाइम एलिमेंट वर्ड का यूज़ किया, और इन्होंने क्या दिया? एक्सपेरिमेंटली बताया कि डेफिनेशन दी किसकी? एलिमेंट की डेफिनेशन दिया। किसका? एलिमेंट का। उसने बताया कि कैसे आप किसी भी बेसिक पार्ट फॉर्म जो होता है किसी एलिमेंट का, वो और फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में नहीं तोड़ा जा सकता किसी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। ठीक है, अभी आज तक आपके पास 118 एलिमेंट्स नोन है। ऑफ दीज 90 आर नेचुरल एलिमेंट, मोस्ट ऑफ देम आर कंबाइंड स्टेट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, while rest 28 have been artificially created. Some elements are solid, some are liquids and some are gases. क्लियर है? ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। क्या है? पढ़ो इसे एक बार, इस लाइन को पढ़ो एक बार। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने एक एल्युमिनियम की शीट ली तो उस शीट में क्या प्रेजेंट होगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम के एटम्स। ठीक है, और अगर मैंने ऑक्सीजन गैस ली तो उस ऑक्सीजन गैस का जो कंटेनर होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स। ठीक है, तो इसी वजह से प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है। क्लियर है? इसका मतलब क्या कि आज तक 118 जो एलिमेंट्स खोजे गए हैं, उन सब की अपनी यूनिक प्रॉपर्टी है। क्या है? यूनिक प्रॉपर्टी है। और उन्हीं 18 में कुछ हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट में ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनता है वो किससे बनता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही तो बनता है। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा बहुत हार्मफुल रेडिएशंस देते हैं, हार्मफुल रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ऐसे ही नहीं रखा जाता, उनको रखने का बहुत तरीका होता है। क्लियर है? दे आर केयरफुली, उनका केयरफुल हैंडलिंग जरूरी है। सो दिस पेज इज क्लियर ना? मूव टू द नेक्स्ट. Now see, I am classifying the elements. How can I classify these elements? Just right now I told you that on the basis of their properties, ठीक है, हम इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालाइट्स एंड नोबल और इनर्ट। नोबल गैस को इनर्ट गैस भी कहते हैं, अभी हमने आपको बताया था। अब देखो मेटल्स क्या है, मोस्ट ऑफ द, अच्छा एक चीज़ याद रखना, हमें एक्सेप्शन क्यों मिलते हैं केमिस्ट्री में बेटा जी? हमें बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलते हैं, तो एग्ज़ाम में एक्सेप्शंस ही पूछा जाता है। क्लियर? तो ध्यान से पढ़ना हर एक लाइन को। अब देखो मेटल्स हम लोग क्या कहते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें ज़्यादातर क्या है? मेटल्स हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेटल्स की कुछ खुद की प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे वो लक्सूरियस होते हैं, वो हार्ड सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, वो मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, साथ ही साथ उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, साथ ही साथ उनमें अगर स्ट्रक किया जाए तो स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ दे आर सोनोरस।
लस्टर्स एंड हाँ सॉलिड्स। अब देखो आप किसी भी मेटल को देखोगे तो वो एक अलग किस्म की शाइन करता है, देखा ना, जैसे गोल्ड हो गया मेटल, या आपका कॉपर हो गया, या आपका सिल्वर हो गया, इनका एक अलग किस्म की शाइन होती है, ठीक है, और वो काफ़ी सख्त होते हैं। सो मेटल्स आर वेरी लक्शूरियस एंड शाइनी। बट इनमें से कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे कि मरकरी हो गया, गैलियम हो गया, ये तो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, ऑल्सो दे आर मेटल बट दे आर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। ये जो आप पहले के ज़माने में, अभी तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है, बट मेनी ईयर्स बिफोर हम लोग कैसे हैंड्स यूज़ थर्मोमीटर्स यूज़ करते हैं। जो मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कि ऑल थ्रो मेटल्स काफ़ी लक्शरियस होते हैं और हार्ड सॉलिड्स होते हैं मैक्सिमम अमाउंट में, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जस्ट लाइक योर मरकरी एंड गैलियम। ये भी बता दूं कि सोडियम और पोटेशियम भी आपके मेटल्स हैं, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं इन्हें हम। अब ये मेटल सोडियम तो इतना सॉफ्ट और इतना रिएक्टिव होता है कि इसको हमको केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है, ठीक है, उसको चाकू से काटा जाता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट चाकू से जैसे होता है ना काटना होता है, वैसे काटा जाता है आपके सोडियम को, ठीक है। सो सोडियम इज योर व्हाट, नथिंग जस्ट अ मेटल, बट देन ऑल्सो दे आर वेरी सॉफ्ट। तो ये आपके क्या है एक्सेप्शन से याद करके रखना, क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही बनते हैं। इसके बाद मैलिएबल और डक्टाइल। मैलिएबल और डक्टाइल का मतलब क्या होता है बेटा, पीट पीट के इसकी शीट्स बनती हैं, इसके वायर्स बनते हैं, ठीक है। सो मैलिएबल और डक्टाइल की प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन इसमें भी आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा। जिंक, जिंक आपका एलिमेंट मेटल है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, वो इजीली टूट जाता है, समझ रहे हो, शीट वगैरह जैसे बनाते हैं, तो मेलिएबल और डक्टाइल होना चाहिए कि नहीं। आपने आपने गोल्ड के शीट्स देखे होंगे, या गोल्ड के पतले फॉयल देखे होंगे जो मिठाई के ऊपर रखे जाते हैं, या सिल्वर के पतले फॉयल जो मिठाइयों के ऊपर रखे जाते हैं, देखा होगा। सो व्हाट आर दीज, दे आर ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ओनली, डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी, ठीक है। अब मैलिएबल तो है कि मतलब कि हम उसको थिन शीट्स में कर सकते हैं, बट जिनको हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैलिएबल का मतलब क्या होता है, शीट के रूप में बनाना। डक्टिलिटी का मतलब होता है क्या, पीटते पीटते और खींचते खींचते हम उसको वायर के रूप में लेना। इसके बाद किसका, जिंक है कि हमारी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि आप ये कहोगे कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है। इसलिए आप देखते होगे जो हमारे किचन में स्टल्स होते हैं वो लोहे की कढ़ाई के बने होते हैं। अगर ये इजीली मतलब मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इनका हो जाता तो ये ख़राब नहीं हो जाते गैस में। हम लोग घंटों घंटों खाना पकाते हैं ना, जैसे खीर वगैरह हुआ, वो तो 2-2 ढाई घंटा उसको उबाला जा रहा है, उबाला जा रहा है, उबाला जा रहा है। सो इट इज़ वेरी हार्मफुल तब तो। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी है कि ये बहुत हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के होते हैं, क्लियर। अब देखो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्शन की, चाहे हीट कंडक्शन हो चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो, ये बहुत बहुत अच्छे होते हैं कंडक्टर्स। सो जैसे हीट कंडक्टर हुआ, हीट कंडक्टर यानी कि देखो ये गर्म इजीली कर देते हैं ना कढ़ाई वगैरह को, तो हम किचन में यूज़ करते हैं हीट कंडक्टर की तरह। गुड हीट कंडक्टर खाना गर्म करते हैं अपना। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे होते हैं, तभी तो हम कॉपर के वायर्स बनाते हैं, कॉपर मेटल है आपका। मंदिर वगैरह में देखते होगे, या आप घर पे भी देख लो, जैसे ही आप इन मेटल्स में एक टंग सा स्ट्रक करोगे, आपको एक बहुत अलग सी किस्म की आवाज़ सुनाई देगी, ओके। दैट मीन्स व्हाट कि दिस आर सोनोरस सब्सटेंस, दे प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक साउंड व्हेन दे आर स्ट्रक। मतलब जैसे उसको स्ट्रक करते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, टिन हो गया, तमाम जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, क्लियर। अब देखो एक मेटल है हमारे पास कैल्शियम, एक मेटल है हमारे पास कैल्शियम। अब आप बताओ कैल्शियम आप कहाँ कहाँ नहीं देख सकते, आप दूध में कैल्शियम देखते हो, अपने बोन्स में कैल्शियम देखते हो, आप चौक में कैल्शियम देखते हो, ठीक है। सो ये क्या है कैल्शियम। अब आप मैग्नीशियम आ जाओ, मैग्नीशियम आपको कहाँ नहीं मिलेगा, क्लोरोफिल। कल ही हम लोगों ने देखा था जब हम लोग प्लांट पढ़ रहे थे, तो क्लोरोफिल कितना ज़रूरी होता है प्लांट के लिए, उसमें ही मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लियर है। इवन जो मैमल्स होते हैं उनमें आयरन मिलता है बेटा, रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन बनाता है उसको, ठीक है। सो आप बोलोगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में क्या मेटल्स, ये जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का भी जो मेटल है, इन मेटल्स को कितनी ज़्यादा यूज़फुलनेस है, यूज़फुलनेस, क्लियर है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्लियर है ना। ये आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखिए नॉन मेटल। अब देखो मेटल तो हमने देख लिया, मेटल्स की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल अभी देखा था ना, क्या क्या था नॉन मेटल बेटा जी। मैम अब जैसे बहुत सारी इसमें गैसेज होती है, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और मैम कार्बन। प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स में पहले बताती हूँ, एलिमेंट्स में डिवाइड करें तो एलिमेंट्स को अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स को अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, क्या हो रहा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में,
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। क्लियर? तो हम ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन सब मिक्सचर बनाते हैं। क्लियर है? बट अगर मैं इसी एलिमेंट्स को आपके मेटालॉइड्स और गैसेस में भी डिफाइन करूँ, मतलब इनर्ट गैसेस में बताऊँ, क्योंकि बेटा नॉन मेटल्स में एक पार्ट होता है इनर्ट गैस का, और नॉन मेटल्स तो रिएक्टिव हो जाते हैं, पर ये जो इनर्ट गैसेस है ना वो बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव स्टेबल। क्यों? वो तो बाद में आपको 9th क्लास में या 11th क्लास में पता चलेगा क्यों ये स्टेबल होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन के कारण। क्लियर? इसलिए अगर आपको 2 ही पार्ट में बताया जाए तो ये सही है, लेकिन अगर आपको 4 पार्ट्स में बताया जाए तो आप प्लीज़ कभी भी दोनों को इंसर्ट मत करना। यू आर स्टडिंग साइंस, यू शुड नो द फैक्ट्स, राइट? कौन सी बुक आती है आप लोग के इसमें? अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं नॉन मेटल्स की बात कर रही हूँ तो इनका जो होता है ना, इनमें शाइन होती है, एकदम डल से रहते हैं। फिर जब आप अब देखोगे ना तो ये थोड़े से सॉफ्टर होते हैं, गैसेज होते हैं, गैसेज में भी हो जाता है, लिक्विड में भी हो जाता है, तो ये किसी में भी आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो? ये जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं ये आपको सॉफ्ट मेटल्स जैसे हार्ड होते हैं ना, ये सॉफ्ट होते हैं। साथ ही साथ ये क्या होता है बेटा, एक मिनट का, तो नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है कि एक तो वो आपको गैसेस में भी मिलते। देखो मैंने आपको बोला था ना कि जब हम इसको सॉफ्ट बना रहे हैं बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम मेटल्स को सॉफ्ट बना रहे हैं तो वो उसका एक्सेप्शन केस है, याद रहे। लेकिन जैसे ही हम नॉन मेटल को सॉफ्ट बना रहे हैं तो वो उसकी प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी, वो एक्सेप्शन में नहीं आती है। क्लियर? हाँ, तो आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि नॉन मेटल्स जो हैं वो आइदर आपके सॉफ्ट सॉलिड्स हो जाते हैं या आपके गैसेस हो जाते हैं। देखो मैंने अभी आपको बोला था ना कि अगर 2 में डिवाइड करें तो गैसेस को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब अगर इसी का मुझे एक्सेप्शन केस बताना हो तो मैं बोलूँगी ये लिक्विड्स भी होते हैं, जैसे कि ब्रोमीन यानी कि Br। क्लियर है? ये चीज़ आपको समझ में आ रही है बेटा? तो अगर मुझे ये बताना है कि नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है, तो ये मेटल्स की तरह उतने लक्सीरियस नहीं होते, डल सा दिखाई देता है, शाइन नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, हम उनमें मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी जैसे प्रॉपर्टीज़ नहीं देख सकते क्योंकि वो सॉफ्ट से होते हैं, सॉलिड, और साथ ही साथ क्या होते हैं, गैस होते हैं। उसमें से एक एक्सेप्शन आपका लिक्विड भी मिल जाएगा जो कि ब्रोमीन है, ठीक है। अब नॉन मेटल सॉलिड्स जो होते हैं बेटा वो काफ़ी ब्रिटल इन नेचर होते हैं, अभी बताया था मैंने। साथ ही साथ वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। क्लियर? लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? आपका कार्बन जो है वो आपका एक्सेप्शन होता है बेटा जी, क्योंकि कार्बन में ये जो ग्रेफाइट होते हैं ना, ग्रेफाइट से बनता है ग्रेफीन की पतली शीट्स होती है, दैट इज़ डिफरेंट केस। अभी सिर्फ इतना जानो, ग्रेफाइट ये सब बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। सो नॉन मेटल्स के अगर आपको कंडक्शन के तौर पे एक्सेप्शन केस देखना है तो आपको क्या बताओगे, आप कार्बन बताओगे, ठीक है। और कार्बन में क्या बताओगे, ग्रेफाइट बताओगे। क्लियर है? हाँ। अब नॉन मेटल्स में एक और प्रॉपर्टी होती है, नाइदर भी मेलिएबल, नॉट ये चीज़ कि वो डक्टाइल भी नहीं होते हैं और क्या मेलिएबल भी नहीं होते हैं, वो सोनोरस भी नहीं होते, कोई साउंड वाउंड प्रोड्यूस नहीं करते। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये कि वो बहुत कलर शो करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको आयोडीन का बताऊं तो आयोडीन पर्पल कलर का होता है उसकी गैस। अगर मैं आपको ब्रोमीन बताऊं तो वो ऑरेंज रेड होती है ना, वो कलर की होती है। दे आर डिफरेंट। कार्बन तो काला होता है बिल्कुल। हाँ, तो आपके पास जितने तरह के आपके नॉन मेटल्स हैं ना वो बहुत अच्छा कलर दिखाते हैं, ठीक है। सो क्रोमियम बताओ, क्रोमियम के तो हज़ारों कलर, जब वो डिफरेंट प्रोपोर्शन में डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ता है ना तो अलग अलग रंग देता है। तो आप बड़े होगे तो आपको पता चलेगा ये रंग क्यों आता है, वो आप 11 में जाओगे अगर साइंस ऑप्ट किया तो आपको पता चलेगा। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, देखो इसने पूरा का पूरा नॉन मेटल को ब्रॉडली डिवाइड किया है, इसलिए इसने भी हाइड्रोजन क्लोरीन को लिया, कार्बन को लिया, ऑक्सीजन को लिया है, ठीक है। लेकिन देखना जब मैं इसी को आपको इनर्ट गैस में बताऊँगी तब वो डिफरेंट देने लगेगा। क्लियर? हाँ, चलो। मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल्स की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की शो करते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी हार्ड सॉलिड होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आप जर्मेनियम ले लो, आर्सेनिक ले लो, सिलिकॉन ले लो, बोरॉन ले लो, एंटीमनी ले लो। ये जो आपका पीरियोडिक टेबल का ये वाला हिस्सा, देखो पीरियोडिक टेबल का एक ये हिस्सा होता है, ठीक है, एक बीच वाला बड़ा सा हिस्सा होता है, और फिर यहाँ पे इनर्ट गैसेस का एक हिस्सा होता है, और नीचे आपके 2 ब्लॉक ऐसे बने होते हैं, ठीक है। नीचे आपके 2 ब्लॉक्स बने होते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है ये आपका मेटलॉइड्स कहलाता है ब्रॉडली, ठीक है। तो ये जो आपका मेटलॉइड्स कहलाएगा
ये मेटलॉइड्स आप में मेटल्स के भी प्रॉपर्टी शोज करते हैं और नॉन मेटल्स के भी। जी बताइए। मैम आप जो एक्सप्लेन एग्जाम्पल के तौर पे आप बोरॉन ले लो, सिलिकॉन ले लो, जर्मेनियम ले लो, आर्सेनिक ले लो, एंटीमनी ले लो, इन सब के आपको सेमीकंडक्टर्स मिलेंगे डोपिंग किए हुए, वो बात की बात है। अब देखो इनर्ट या नोबल गैसेस, यहाँ पर एक सेक्शन बना होता है ये वाला आपका, जिसमें आपके इनर्ट गैसेस होते हैं और नोबल गैसेस होते हैं, यानी कि वो लेस रिएक्टिव होते हैं, बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते हैं, उनका शेल जो लास्टली इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है वो फिल्ड होता है। सो इनर्ट गैसेज आर नॉन रिएक्टिव, गैसेस जो होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो दीज एलिमेंट्स डू नॉट रिएक्ट केमिकली विद अदर एलिमेंट्स और कंपाउंड, सो दे आर कॉल्ड नोबल और इनर्ट गैसेस। दे आर फाउंड इन एयर इन ट्रेसेस। देयर आर 6 नोबल गैसेस: हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। कौन कौन से बताओ? हीलियम, नियॉन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सॉन जेनॉन, क्या बोलते हैं, जेनॉन एंड और रेडॉन। तो नोबल गैस या इनर्ट गैसेस कौन से गैसेस होते हैं बताइए? हीलियम, एक्सॉन, नीलियम, नियॉन, एक ग्रुप से याद करिए बेटा, प्रयोग टेबल को। मैं क्या कह रही हूँ कि हर एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन, देखो हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट तो करना ही है, हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट तो करना ही है, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सिंबल से करेंगे, सिंबल से करेंगे। तो ये सिंबल्स जो इंग्लिश या आपके लैटिन वर्ड से आते हैं, जब हम, और ये आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर से वेरीफाइड है, और आईयूपीएक का फुल फॉर्म क्या होता है? ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसके सिम्बॉल्स होते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन अगर लिखना चाहें, ऑक्सीजन अगर लिखना चाहें तो O लिख देते हैं, कार्बन अगर लिखना चाहें तो C लिख देते हैं, हीलियम अगर लिखना चाहें तो HE लिखते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन लिखना चाहें तो H लिखेंगे, कैल्शियम लिखना चाहें तो Ca लिखेंगे, ठीक है। सो एवरी एलिमेंट हैव देयर सिम्बॉल। अब कोबाल्ट है तो CO लिखेंगे, कोबाल्ट। अगर कॉपर है तो Cu लिखते हैं, ठीक है। अब कभी कभार जैसे कि आप मान लो पोटेशियम तो P नहीं लिखते हैं, ठीक है, पोटेशियम को हम लोग K लिखते हैं, क्लियर। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द नेम्स, ठीक है। अब देखो ये सिम्बॉल्स आपके कैपिटल लेटर से पहला जो लेटर होगा, अल्फ़ाबेट होगा, वो आपका कैपिटल लेटर ही होगा, जैसे क्रोमियम, ठीक है, CR, तो पहला आपका कैपिटल होगा और दूसरा आपका स्मॉल लेटर होगा, क्लियर। अब इस पेज में देखिए सब आपके मैंने वो किया हुआ है। सोडियम, लैटिन वर्ड में तो नाइट्रियम, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सोडियम को Na बोलते हैं, पोटेशियम को K बोलते हैं, मैग्नीशियम को Mg, एल्युमिनियम को Al, कैल्शियम को Ca, आयरन को Fe, कॉपर को Cu, जिंक को Zn, सिल्वर को Ag, गोल्ड को Au, मरकरी को Hg, लेड को Pb, हाइड्रोजन को H, नाइट्रोजन को N, ऑक्सीजन को O, क्लोरीन को Cl, कार्बन को C, सल्फर को S, फास्फोरस को P, बोरॉन को B, सिलिकॉन को Si, हीलियम को He, नियॉन को Ne, ऑर्गन को Ar, क्रोमियम को Cr, कोबाल्ट को Co, टिन को Sn, टंगस्टन को W, रेडियम को Ra, फ्लोरीन को F, आयोडीन को I, आर्सेनिक को As, क्रिप्टन को Kr, रेडॉन को Rn, मैग्नीज को Mn, निकल को Ni, बेरियम को Ba, प्लैटिनम को Pt, यूरेनियम को U, ब्रोमीन को Br, जर्मेनियम को Gg, एंटीमनी को Sb, जेनॉन को Xe। ये पूरा आपको लर्न करना है कंठस्थ, और यही आपका होमवर्क है। साथ ही साथ लर्न दिस एंटायर थिंग, इट इज़ योर होमवर्क, क्लियर। आगे बढ़े। अब देखो कंपाउंड्स बेटा क्या होता है। कंपाउंड्स देखो प्योर सब्सटेंस ही होते हैं, पर यहाँ पर 2 एलिमेंट्स भी हो सकता है, 2 एलिमेंट्स भी हो सकता है, या 2 से ज़्यादा, मोर देन 2, ठीक है। होते ये प्योर ही है, पर प्योर सब्सटेंस ही होते हैं, पर ये मिक्सचर, आप कॉम्बिनेशन होता है, इसको मिक्सचर मत बोलना, कॉम्बिनेशन बोला करो, कॉम्बिनेशन इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। किसका? आपके, बोलो, आपके कंपाउंड्स का, ठीक है। कंपाउंड का एग्जांपल CO2 दे सकते हैं, ठीक है। अब तुम बताओ, कार्बन का एक ही होगा और ऑक्सीजन का 2 एटम्स होंगे, ये एटम्स है बेटा जी, टोटल इसमें 3 एटम्स हैं, टोटल इसमें 3 एटम्स हैं, बट मॉलिक्यूल जो है वो एक ही है, ठीक है। अब ये जो रेशियो है 1:2 का, ये चेंज नहीं होगा, क्लियर।
सो जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स की खासियत ये होती है, होते तो ये प्योर है, बट यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ ये एलिमेंट बेटा आपके कॉम्बिनेशंस में होते हैं, yes, ठीक है, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस में होंगे। नेक्स्ट, जैसे कि आप देखो सम कॉमन कंपाउंड्स कैसे कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, शुगर है, कॉमन सॉल्ट है, चॉक है, वॉशिंग सोडा है, अल्कोहल है। देखो जैसे कि मैं अगर लिखना चाहूँ आपका, अगर अल्कोहल का लिखते हैं तो C2H5OH लिख सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड है ना, देखो इसमें कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 5 और OH, इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं तो उसका 1 है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O, शुगर C6H6O11, ठीक है, C6H6O2 ना। फिर आपका कॉमन सॉल्ट NaCl, ठीक है, फिर आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे। सो देज आर द मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स आपको डेफिनेट प्रोपोर्शन में दिखते हैं। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड इज मॉलिक्यूल। क्लियर है? yes ma'am, अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स होमोजीनियस होते हैं, उनकी अपनी इंटायरली प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है रैदर दैन जो उससे वो बने होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो दो गैस मिला के एक लिक्विड बना रहा है, जैसे कि H2O। H जब अलग था एटॉमिक स्टेट में तो वो गैस था, O जब एटॉमिक स्टेट में अपने अलग था तो वो क्या था? गैस था। लेकिन जब दोनों को एक रेशियो में मिलाया गया तो वो क्या बना? H2O बना। और H2O क्या होता है? लिक्विड होता है। yes ma'am, So this line refers this thing only. The property of the compounds are highly different from those of its constituent elements. Constituent elements क्या है? आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन वो जो बना, जब मॉलिक्यूल बना वाटर का, तो वो entirely different था। Compounds can be broken down into their constituent elements only by the chemical means, not by physical means. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है? ये बता रहा है कि अगर एक बार कोई कंपाउंड मिल बन गया अपने कंस्टिट्यूएंट्स एटम से, तो वापस उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स में हम तभी ला पाएंगे बेटा जब हम क्या कर पाएंगे? कोई केमिकल प्रोसेस अपनाएंगे। फिजिकल प्रोसेस, छलनी बलनी, ये सबसे हम नहीं कर सकते, हमें केमिकल प्रोसेस ही अपनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि NaCl है, अब NaCl को अगर मुझे अलग करना हो, NaCl को अगर मुझे अलग करना हो तो कैसे अलग करेंगे? हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है एक, उसमें करंट फ्लो करवाएंगे और केमिकल ट्रीटमेंट करवाएंगे, तब जाके होगा। समझ में आ रहा है? yes ma'am, हाँ।